बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज के दिन का स्टेटस ये है सियासी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार चले थे, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काबीना का हिस्सा फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने की ख्वाहिशमंद नहीं है। सदर की नशिस्त के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी। अगर गवर्नरशिप की बात करें तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी और बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेगी। जबकि MKM जो है वो कामरान टेसोरी साहब को ही गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मानेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ ये मंजर आम के ऊपर आया है। फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन काबीना की तश्कील जो है वो शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद पे होगी, तो वो जिसको चाहें काबीना के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इससे तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तई काबीना में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहे तो वो काबीना की हिस्सेदार भी बन सकती है। जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस तश्कील नौ के ऊपर, इन मुआहदों के ऊपर क्या राय रखती हैं, आने वाले दिनों में डेवलपमेंट क्या हो सकती है और ये हलफ कब तक हो सकता है, ये इंतखाब कब तक हो सकता है वज़ीर आज़म का। और दूसरा ये कि जब हुकूमत बन जाएगी तो फिर जो सबसे बड़े मसाइल होंगे उनका हल किस तरीके से हो सकता है। क्या इस वक्त आपसी बंदरबांट ही बेहतरीन ऑप्शन है या फिर कुली तार के ऊपर मिलकर आगे बढ़ना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। रफ़ीक रजवाना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। मुख्तलिफ अदवार चले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब एक तरफ से ना होती रही, दूसरी तरफ से हाँ की पेशकश होती रही, फिर दोनों तरफ से अपोजिशन में बैठने की बातें होती रहीं और बिल आखिर जो इत्तफाक हुआ है, इस इत्तफाक के पीछे मसलहत क्या है कि इतने अरसे बाद क्यों हुआ? और ये जो बंदरबांट अब हो रही है कि फलां गवर्नरशिप हमारी, फलां आपकी, चेयरमैन सेनेट हमारा, स्पीकर आपका, तो क्या ये जो मखलूत हुकूमत बनेगी इसमें देर पा फैसले हो सकते हैं? देखिए, आप इस सारी चीज का जो सवाल है वो नेगेटिव ही आप शुरू किया है। पहले से बिस्मिल्लाह करके मैं माजूर चाहता हूँ। इसको आपने कह दिया बंदरबांट है, उसके बाद आपने कहा जी इतने दिन ये बातें होती रही, फिर आपने कहा ये क्या इस तरह से कुछ कर सकेंगे। तो इसको अगर पॉजिटिव सेंस में एक सवाल किया जाए, आप नाराज भी ना हो ना कि आखिरकार सुन ले आखिरकार इस गुफ्तगू करने के बाद दोनों बड़ी जमातें एक नतीजे पे पहुंच गई कि इस पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब जमातें इस तरह से मिलके मखलूत हुकूमत या 2 जमातों पर मबनी या 3 जमातों पर मबनी हुकूमत बनती है तो डेफिनेटली उनके भी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, वो भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो इक़्तिदार में वो कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। मैं तो उससे इख्तलाफ करता हूँ कि उनको सारी चीजों में शेयर करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना नहीं चाहिए। ठीक है जी। और उन्होंने जो डिमांड अपनी कुछ की है और उसके बाद बल्कि ये डिस्कशन थी तो उसके बाद फैसले हो गए। इसको मैं बंदरबांट नहीं समझता। माजरत के साथ उनकी भी माकूल सीटें हैं, हमारी जमात अक्सरियत में है, मतलब सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद तो ये मिलजुल के काम करना पड़ता है और ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा ही कोलिशन गवर्नमेंट में ये इस तरह के ओहदे तकसीम किए जाते हैं। इसको बंदरबांट भी नहीं कहते। मतलब या तो कोई ओहदा ना हो और सारी चीजें हम रख लें, वो भी मुमकिन नहीं है, और सारी चीजें पीपल्स पार्टी रख ले, वो भी मुमकिन नहीं। अब है कि अल्लाह करे कि ये जो इनका मुआहदा हुआ है 2 बड़ी जमातों का, ये मिलके इस मुल्क को इस दलदल से निकाले। अव्वल तो इस सारे काम में PTI को भी आगे बढ़ना चाहिए था, मगर PTI वोट लेने के बावजूद, अपने काफी तादाद में MNS MPs बन जाने के बावजूद अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर सकी। कंसोलिडेट करके मैं समझता हूँ दिस वाज द हाई टाइम, और PTI के आगे बढ़ते, पिछली मुखासमत को भूल जाते और तावन का हाथ बढ़ाते पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो कुछ बेहतर होता। चले आप चलेगा, देखिए नहीं चलेगा तो दोनों पार्टियों के ऊपर इल्जाम आएगा। ये तो टेस्ट है,
ये बहुत बड़े इम्तहान है। अवाम जिस मुसीबत से, जिस महंगाई से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, वो कोई एक रात में, एक दिन में, 24 घंटे में, 6 महीने में हल होने वाले नहीं है। ये एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए। रजवाना साहब, आपने जो ऑप्शन दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ मिलना चाहिए था, तो उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? इसके ऊपर मैं सेकंड राउंड में आपकी तरफ आता हूं। मैं सेकंड राउंड में आता हूं। पहले कमेंट ले लूं मैं महमूद मौलवी साहब का भी। महमूद मौलवी साहब, बेशुमार राबिते हुए मुख्तलिफ जमातों के, आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से किया, उन्होंने PTIP से भी किया लेकिन उससे इनकारी हो गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, जमात इस्लामी से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से, उधर GDA से, बेशुमार जमातों से राबिते हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हुए। आपके राबिते किसके साथ हुए हैं मौजूदा सेटअप में या मौजूदा फॉर्मूले में? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहां पे दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो है ऑलरेडी राब्ते में है, और उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया है कि वो उनकी हिमायत को चलाना है। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो क्राइसिस है, और मेरे ख्याल से हमें क्रेडिट देना चाहिए PMLN कि ये मुल्क के मफाद में, ठीक है, ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट आके चला रहे हैं। हालांकि PTI को भी आ जाना चाहिए था। उसकी वजह देखिए, जब मुल्क क्राइसिस में होता है सब मिलकर इसको निकालते हैं। इस वक्त ये धर्मों का और चीजों का देश को जवाब नहीं है। ऑलरेडी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, मजीद इसको क्राइसिस से अपनी और मुल्क से ये दुश्मनी होगी। और जहां तक देखें, ये कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुए, मगर देखें जब अपने वक्त में वो अच्छा था। देखिए, अगर मैं कहता कि जी ये पहली बार हुआ है जो कि, तो फिर मैं कहता कि जम हो गया, मगर 2018 में भी ऐसे ही हुआ जब सफलता यही PMLN को जो है हराया गया, यही MQM को हराया गया। ठीक है ना, MQM जो है उस वक्त जो मेरे ख्याल से 3 से 4 सीटें ले सकी, आज जो है रिवर्स हो गया। तो ये वो वाली बात हुई ना कि जब आप खुद जो है दूध बेच रहे हैं तो दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं। महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2024 के इलेक्शन में तो नहीं हराया गया ना? नहीं, देखें हमारे कुछ सीटें हमारी निकली हैं। ऑब्वियसली 6 महीने पुरानी पार्टी के ऊपर हम एक्सपेक्ट, मगर वो हम एक्सपेक्टेशंस पे नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशंस सही नहीं निकले। देखिए, हर आदमी अपने लिए बेहतर एक्सपेक्ट करता है, मगर अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम ये कहें कि जी धांधली हुई है या फलाना हो गया। और देखें, मैं ये कहूंगा कि मैंने कल भी TV प्रोग्राम में कहा था, ये जो है जो थोड़ा बहुत जो है आप ये कहें धांधली बोले या जो भी बोले, ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है। कौन से इलेक्शन है जो कि 100% क्लीन हुए और 100% मेरिट के ऊपर हुए? क्या 2013 के हुए, 2018 के हुए, उससे पहले के हुए? हर दौर में यही होता है कि जो भी हारते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और होती भी आई है। यानी आप ठीक है, आप माजी के हवाले तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। आपके नज़दीक ये एक मेथड है। बहुत ठीक। अहमद अवैस साहब, अगर देखा जाए 282 के करीब अराकीन हैं जिनके बारे में इत्तलात हैं कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत के लिए अपने हलफनामे जमा करवा दिए हैं। दावेदार ये लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और मुस्तकबिल करीब में ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा पुकारे जाएंगे। तो अगर उनकी नंबर गेम पूरी है तो वो किस तरीके से पूरी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, नंबर गेम की बात नहीं है। सवाल तो ये है कि इस वक्त जो गिवन सिचुएशन है उसमें देखना है हमने। और आपने भी सुना होगा, और मैं खुद भी जाके भी मिला हूँ जेल में इमरान खान से, और बाकी लीडरशिप भी मिलती रही है उनसे। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत नहीं करनी। उन्होंने सिर्फ इतना जरूर कहा कि एक असूली मौक़िफ़ ये है कि इस सूरत हाल में जिस किस्म का मामला ये आगे चला है और जो सीटों की पोजीशन है और जो उनके बहुत ज़्यादा तादाद में सीटें जिनके ऊपर एक डिस्प्यूट है रैगिंग का, और डिस्प्यूट भी ऐसा है कि फॉर्म 47 जो है वो कुछ और बताता है, 45 कुछ और बताते हैं, और एट ग्राउंड जो बैलेट पेपर्स हैं
उनकी तादाद उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। वो खुल के आ जाएगी सामने कुछ रोज में। हमने कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम हुकूमत साजी के अंदर इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। किसी के साथ कोऑपरेट एक जो है मिलके हम कोलिशन करने को तैयार नहीं है। हमारा ये एक मौक़िफ़ था, हमने कहीं बातचीत बंद करने की बात नहीं की है, कहीं हमने किसी से माजरा चाहता कलामी के लिए। अहमद अवैस साहब, ये बताइएगा, आप कहते हैं कोलिशन में नहीं जाना चाहते, तो उस कोलिशन के अंदर क्या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी नहीं है, जमात इस्लामी भी नहीं है, और आपकी हम ख्याल जमातें भी नहीं है, या वो हैं और कुछ और जमातें वो कोलिशन के साथ उनके साथ नहीं जाना चाहते? नहीं, हमने कहा है कि हम हुकूमत साजी के लिए कोलिशन में जाना नहीं चाहते। सही। हमने ये एक मौक़िफ़ रखा था कि इस सूरत में हम हुकूमत बनाने, क्योंकि हम अपनी इनकैपेसिटी में थे कि हम इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सकते, लेकिन उसमें जो धांधली और रिगिंग हुई है वो आएगी सामने और डिटेल से आ जाएगी सारी। इसलिए हमने कहा था कि हम हुकूमत साजी में कोई कोलिशन में नहीं जाते हैं। बाकी तो ठीक है, हमने सर्वाइव करना है, हमें दीवार से लगाया गया, हर तरीके से उसको तोड़ फोड़ की गई, हर तरीके से वो तमाम हथकंडे आजमाए गए और वो कारफरमा हुए जिससे ये पीटीआई को बिल्कुल तोड़ दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता। लीडरशिप को जिस तरह झूठे केसों में मुलव्वत किया गया, सजाएं जिस सूरत में एक हफ्ते के अंदर, तो ये सारी बातों के होते हुए हमने यही फैसला किया कि हम हुकूमत साजी में कोलिशन नहीं करेंगे, बाकी हम हर एक से बात भी करेंगे और हम ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। जो पार्टी का ऑपोजिशन में साथ बैठ रही है उनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे बाकायदा। सही, ठीक। रफीक रजवाना साहब, मैं तो माजरा चाहता हूँ आपसे कि वो एक स्लैंग के अंदर मैं बंदर बांट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, अगर तबीयत पे नागवार गुजरा है तो फिर दोबारा से माजरत खाऊं। आपने बात की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में, हम बड़े लाइट मूड पे गुफ्तगू कर रहे हैं, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कोई माइंड करने वाली बात नहीं। आपने पीटीआई की सर बात की आपने, तो आपने कहा कि उनको भी साथ मिलना चाहिए। अगर फर्ज कर ले मफरूजे के ऊपर, अहमद अवैस साहब तो अभी कहते हैं कि कोलिशन में नहीं जाएंगे, मफरूजे के ऊपर बात कर लेते हैं, पीटीआई की अगर शमूलियत हुई तो फिर क्या वजीर आजम जो है वो उनका होगा? क्योंकि अभी वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बुनियाद पर ले रही है कि अक्सरियत पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग की ज्यादा है। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके मखसूस नशिस्तें भी हासिल कर लेते हैं तो फिर तो उनकी ज्यादा होगी। मफरूजा तो अब नहीं रख सकते, अब तो हकीकतें सामने आ गई है ना। अब एक और मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो जितने आजाद उम्मीदवार सपोर्टेड बाय पीटीआई थे, उन्होंने अब हल्फनामे दे दिए। कौन सी वो जमात है उसका तो हमें नाम ही याद नहीं है जी, तो जरा मुझे बता देंगे यासिर आप? सर आप शॉर्ट फॉर्म SIC, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। हाँ, तो आज के बाद एक तो आजाद उम्मीदवारों को आप बेशक पीटीआई के कह दें, कानूनी तौर पर तो नहीं है वो, नंबर एक, माजरत के साथ। फिर आज के बाद जब वो उसमें शामिल भी हो जाएंगे, पार्लियामेंट में असेंबली में हलफ भी ले लेंगे, उसके बाद आपको वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी आप कह रहे हैं, फिर तो वो ही नाम देंगे ना आप जी। फिर आप तहरीक इंसाफ की तो बात नहीं करेंगे जी जी जी। तो मैं ये सोच रहा था कि कन्फ्रंटेशन की सियासत, उसमें कुछ ज्यादतियां भी हुई, ये बात नहीं, हम नहीं कहते कि पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादतियां नहीं हुई, कुछ रियासत के साथ भी ज्यादतियां हुई, कुछ कानून को भी हाथ में लिया गया। कोई बंदा अपना दामन और पहलू छुड़ा नहीं सकता, कोई फरिश्ता नहीं है। अब बात हो रही थी कि अभी मेरे दोस्त कह रहे थे अवैस साहब के सजाएं हुई, हम उस सजाओं पे खुश नहीं है। मैं खुद एक कानून का तालिब इल्म हूँ, अवैस साहब भी है, मगर मुझे ये याद आ रहा था कि जब हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दी गई और फिर एक आध दिन बाद इलेक्शन था, तो ये सारी चीजें, 2 wrongs नेवर मेक 1 right, ठीक है ना। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि हनीफ अब्बासी के साथ रात के 12 बजे उसको उम्र कैद की सजा दी गई तो इमरान खान साहब को रात के 12 बजे सजा दे देते, नहीं, आई डोंट सपोर्ट है। मगर मैं ये बात कहता हूँ, ये सिलसिला थमना चाहिए। अगर आज मैं कोई बात करूंगा तो कोई मेरे खिलाफ भी बात करेगा कि आपके दौरे में हुकूमत में फला हुआ था। अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, अपोजिशन में बैठे। अब पीटीआई का नाम तो अब कल के बाद या परसों के बाद या जब हलफ होगा उसके बाद तो नहीं लेंगे ना पीटीआई का नाम, कानूनी तौर पर आप यूज ही नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं यूज कर सकता। तो फिर ये अपोजिशन होगी सुन्नी इत्तेहाद की, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, उनका लीडर, पार्लिमानी लीडर कौन होगा? चलो, अब उनके जो लीडर होंगे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई का लेबल लगा के तो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते,
ना ही पीटीआई की जो मतलब है कि प्लानिंग है, ना ही पीटीआई का कोई मंशूर है, ना उनकी बातें, ना इमरान खान साहब की हिदायत पे काम कर सकते हैं। ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर पीटीआई के अंदर माजरत के साथ दूर अंदेशी होती, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी जमात के खिलाफ नहीं, किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलता, दूर अंदेशी होती, अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में बैठे रहते, आज ये दिन न देखने पड़ते। कुछ उन्होंने ये दिन देखने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन एनी केस। तो अब बात यह है कि अगर मुड़ के देखा जाए तो फिर अपनी फेलियर को देखें। पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है, धांधली का इल्जाम है बेशक, ठीक है, अदालतों में जा रहे हैं, 45-47 का फर्क होगा, बड़े अच्छे केस होंगे अगर फर्क महसूस हो जाए कि 45 कुछ कह रहा है और 47 कह रहा है तो 45 विल प्रिवेल, बिल्कुल ठीक बात है। अब बात ये है, इसी तजाद, इसी फसाद, इसी कन्फ्रंटेशन की सियासत, चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं आके इनके जेलों से एसी उतार लूंगा, तो इतने बड़े बोलने का कोई फायदा नहीं, मुल्क को भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, उसकी पॉपुलैरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम मोमेंट कि आपके पास पॉपुलैरिटी एक कैश है आपके पास, अगर उस कैश को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल ही नहीं करते, लल्ले तल्ले में अपनी दौलत उड़ा देते हैं, तो फिर मुफलिसी फेस करनी पड़ेगी। आज जो सियासी मुफलिसी है वो फेस कर रही है पीटीआई, कि आज उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रहे हैं, उनको कोई रोल नहीं होगा। हाँ चलो अपोजिशन में बैठ गए, पीटीआई सपोर्टेड बंदे होंगे, उनको चाहिए कि जहां हुकूमत गलत काम करती है जरूर खबर लें, और जहां सही काम है तो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए चले। अगर पुरानी रविश इख्तियार की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर पुरानी रविश इख्तियार की तो ये कौम की खिदमत भी नहीं होगी, हर किसी के सियासी मंसूब की भी खिलाफवर्जी होगी, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रजवाना साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, महमूद मौलवी साहब की तरफ सवाल लेके जाता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आप पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में भी शुमार होते हैं, आपको मालूम है, बतौर सियासतदान भी मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है। मई 2024 से पहले हमें कितने बिलियन डॉलर्स चाहिए अदायगियों के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, और फिर साल के आखिर में हमें क्या कुछ देखना पड़ेगा, जहाँ पे 27% कर्जे में मज़ीद इजाफा हो जाए एक साल के अंदर। तो आप ये देखते हैं बतौर सियासतदान कि कशीदगी है, तो कशीदगी को कम करने के लिए किसी को मसालिहत का किरदार भी अदा करना पड़ता है। तो क्या बतौर मसालिहती काउंसिल आप लोग आगे बढ़ेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि ये खुद ही मामला ठीक हो जाए? मेरे ख्याल से हम भी कोशिश करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के इस इशू को खत्म करें और मुल्क को क्यों क्राइसिस से निकालें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे जो है सामने नजर आ रहे हैं, मगर इसके इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और ये दोनों बड़ी पार्टियां अगर मिल के चलेंगी, और मैं कहूँगा कि अगर इनके जो है इरादे बिल्कुल सही होंगे तो अल्लाह का फजल से ये क्राइसिस से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे इस वक्त जो है एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, जो कि बहुत बढ़ सकते हैं। आप छोटे छोटे को देखें, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास इतने जो है मिनरल्स है और मजीद चीजें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं, इसमें कोई दो नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आएंगे, एग्रीकल्चर पॉलिसीज अगर सही लेके आएंगे तो इसमें कोई मुझे तो नजर नहीं आता कि हम इस क्राइसिस से निकल सकते। और ये चीज आप देखें कि पास्ट में भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए, देखें कुछ लोगों का अलग जो है नजरिया होगा। मेरे ख्याल से PMLN के दौर में पहले भी देखें क्राइसिस थे, क्राइसिस से PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों अगर मिल के एक दूसरे का साथ देंगे तो मुझे कोई कबात नहीं में कि हम इंशाल्लाह ये क्राइसिस से निकल आएंगे। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देखिए ना। और ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इसमें काफी एक्सपीरियंस और समझदार लोग हैं, और मैं ये कहूंगा कि उनको भी अपने वो लोग जो कि वो समझते हैं कि इकोनॉमी के वो कुछ जो है सपोर्ट कर सकेंगे, उनको मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। सबको किरदार तो अदा करना चाहिए, आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन बुरी तौर पे आगे कौन बढ़ेगा यही एक सवाल है। अहमद अवैस साहब, जिस तरीके से बात कर रहे थे रफीक रजवाना साहब,
और रजवाना साहब ने कहा कि आप लोग तो पीटीआई के अब रहनुमा नहीं कहलाएंगे। तो एक सवाल ये है कि चेयरमैन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं वो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की मौजूदगी में उमर अयूब साहब या बैरिस्टर गौहर अली साहब, उनका स्टेटस क्या होगा? देखिए, आप इस बात को तो ज़हन में रखिए ना कि वी हैव बीन कंपेल्ड, हमें तो मजबूरन दीवार से लगाया गया है, तोड़ फोड़ का शिकार किया गया, हर किस्म की अजियतें और हर किस्म की जो मुश्किलात से गुजार के उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोई कसर नहीं की, पाजी तोड़ दी, सिंबल छीन लिया, सब कुछ किया। अब हमारे पास तो सवाल ये है कि सर्वाइवल के लिए हमने एक जो प्लान सामने रखा कि क्योंकि अवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने जिस तरीके से इजहार किया है अपने एतमाद का इमरान खान की क़यादत के ऊपर, और उसको मद्देनजर रखते हुए कि हम उसमें कोई झोल पैदा ना करें और इस तरीके से हम आगे बढ़ें। सो ये तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस में हम इस अंदाज में हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला विद द टाइम इस मामले को सीधा भी करेंगे और पार्टी जो है वो अपनी असल शेप में जरूर सामने आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कैसे हो गई 16 महीने के अंदर, और उसके बाद या रूल ऑफ लॉ का क्या हाल रह गया यहाँ पर? कभी आपने सुना था इस तरह था जो चादर और चार दीवारी जो आर्टिकल 14 की तस्लील होते हुए? कभी घरों में पुलिस जो है और लोग जाके घर की खवातीन के साथ बदसलूकी करते थे कभी, और उनको बालों से घसीट के बाहर ले जाते थे और जाके उनको जेल में बंद करते थे? कभी आज तक ये देखने में आया था? कभी ऐसा सुना कभी कि आपने लोगों को उठा के ले गए और जाके उनके साथ इस कदर वो तशद्दुद और बदअखलाकी का सबूत देते हुए जो उनके साथ सलूक किया गया जेलों में? आप ये समझते हैं मजबूरी इन हालात में आप पहुंचे और पार्टी वापस अपने शेप के अंदर जरूर आएगी। पार्टी वापस शेप के अंदर कब तक आएगी, ये सवाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मौजूदा सूरत हाल में गर्दो गुबार के जो बादल हैं वो जल्द ही छट जाएंगे, मंजरनामा वज़ा हो जाएगा, लेकिन जब तक ये गर्द है तब तक बहुत सारे किरदार भी मंजर आम पे आने हैं। बतौर कौम हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या हम तकसीम की सियासत को बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर हमें एक कौम बन के आगे बढ़ने की ज़रूरत है? बेशुमार जगहों पे नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, शख्सियाती इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन जब मुल्क का मामला हो, जब आपको ये मालूम हो कि मुल्क किस नहज पे है और अगर इस नहज पे मज़ीद इंतशार होगा तो उस जगह पे गिरेंगे जहाँ से उठना मुश्किल हो जाएगा, तो ये वो वक्त है कि जब कोई अहद करने की ज़रूरत है। रफ़ीक रजवाना साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर जब सेनेट का इजलास जारी था तो उसमें उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। वो किन कैदियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो बात आपने की है उसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे है, जिन मुश्किल हालात का सामना कर रहा है, शायद पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई होगी। सियासी मद्दोजर होते हैं, मगर जो माशी परेशानी है वो बहुत बड़ी, और हमने अभी कुछ अरसे के बाद पता नहीं 30 या 35 अरब रुपए हमने वापस भी करने हैं और फिर IMF से डील भी होनी है, सब कुछ है। देखना ये है कि माशी फैसले करने में जितने हम आज़ाद हैं उसमें कितने फैसले कर सकते हैं, और बंदे की किट्टी जिसको कहते हैं खजाने में, जेब में कितने पैसे और हम कितना जनरेट कर सकते हैं, और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जिनसे हम लेते हैं उनको हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, किसान का कितना ख्याल कर सकते हैं। ये बहुत सारे मसाइल, ठीक है। एक बात मैं ये समझता हूँ बड़ी क्लियर है कि हुकूमत जो बन रही है उनको मेहनत करके डिलीवर करना पड़ेगा। मैं ये बात दावे से तो नहीं कहता, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ, बड़ी दफा रिपीट कर चुका हूँ यासिर साहब,
कि आप जितने अदवार हुकूमत आए हैं, जितने अदवार मियां नवाज शरीफ के दौर के थे, 16 माह की बात करते हैं, उसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, वो निस्बतन बाकी जमातों के अदवार हुकूमत से बेहतर थे। नंबर 1। नंबर 2, तजर्बा है। नंबर 3, मैं ये समझता हूँ जो अपोजिशन का रोल होता है वो हुकूमत को बिल्कुल सीधा रखता है। अगर अपोजिशन के लोग, कोई भी बैठे अपोजिशन में, अगर वो नेगेटिविटी पे ही चलेंगे, अगर वो ये सोचेंगे कि हुकूमत को नहीं चलने देना, तो उसका मतलब होगा पाकिस्तान को नहीं चलने देना। खुदा के लिए ये सूरत हाल ना पैदा की जाए, ना ही होनी चाहिए। कानूनी हक हर किसी का है जो समझता है मेरे साथ ज्यादती हुई, तो रूल ऑफ लॉ की बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर जब आज मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब नैब में, मरीम नवाज, मियां नवाज शरीफ साहब दोनों जेल में, हमजा शहबाज जेल में। मैं इसलिए पार्टी के चीदा और लीडरों की बात कर रहा हूँ। साद रफीक, उसके भाई सलमान रफीक जेल में, वो जावेद लतीफ जेल में, पता नहीं कौन कौन, राना सनाउल्लाह बेर, उनका केस डाल दिया गया, वो भी गलत था। अगर मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस हुए हैं उनमें कोई 9 मई के वाक़े आते हैं जिसमें स्टेट डायरेक्ट उसके ऊपर इंटरवीन करे, बाकी उसके बाद ऊपर नीचे जो एमपीएच के ऑर्डर हुए उसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता। जो लोगों के घर में घुस गया वो भी मैं भी सपोर्ट नहीं करता। मैं कानून का तालिब इल्म, ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करता हूँ। मगर अब बात यह है कि अब हम बड़ी अजीब सिचुएशन में है। अब इस सूरत हाल में जरा से हिलाएंगे ना इस घर को तो फिर नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि जो घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे काम ना करने वाले अपोजिशन सारे उसी घर में बैठे हैं, उसकी बुनियादों को मजबूत किया जाए। अवाम भी अब वोट दे दे के थक गई है, पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे होती है, मगर दूसरी जमातों ने भी वोट लिया, दूसरी जमातें भी जीती हैं। उनको तो अगर आप मैं कह दूं दूसरी जमातें पाकिस्तान में है ही नहीं, दे वर नॉट इवन एबल टू विन 1 सीट, वो भी गलत बात होगी। आइए आगे हाथ बढ़ाते हैं, आइए आगे चलते हैं, आगे लेट द पीपल डिसाइड इन नेक्स्ट इलेक्शन। उस वक्त तक आप मुस्तहकम हुकूमत चलेगी और मौसर, दोबारा कह रहा हूँ, मौसर अपोजिशन होगी जो काम करके आए। अगर हुकूमत की पॉलिसी पे एतराज है तो अपनी दूसरी पॉलिसी लेकर आए, अपना काम करें। यहाँ मेहनत नहीं की जाती। मैं एतराज तो कर लेता हूँ, मगर मेरे पास ये नहीं होता कि मैं बजट पे एतराज कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे मेरे पास ये प्रपोजल नहीं होती कि इस बजट में ये तजावीज़ आनी चाहिए। मैं खुद 2 दफा पार्लियामेंट में रहा हूँ, आपको हकीकत बताता हूँ। हम ट्रेजरी बेंच में भी रहे, सेनेटर के तौर पे। जब बजट की कापियां आती है, बहुत बड़ी कापियां होती है, काफी उसमें बुक्स होती है, वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनको पढ़ते हैं। और फिर अब शाम को अपोजिशन में हम होते थे तो शाम को चैनल वाले या अखबारों वाले फोन करते थे, तो हम तो कहते थे यार अभी पढ़ा ही नहीं है। अगर ज्यादा मजबूर कहते तो हम एक घिसा पटा लफ्ज कह देते, अल्फाज कह देते थे कि आदाद शुमार का गोरख जिंदा है, गरीब मार बजट है जी, गरीबों का गला घोट दिया गया है जी। तो बात ये है, हर बंदे को कंट्रीब्यूट करने पड़ेगा। ये पाकिस्तान हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, पीटीआई का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, बलोचिस्तान जेयूआई का नहीं है, जमात इस्लामी का नहीं है। ये पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का है, जिनके नुमाइंदे हम बनते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें हम करके करना पड़ेगा। मैं की बात भी करनी चाहिए, हम, वी एज ए नेशन। अब ये बातें लगती लेक्चर की है, मगर बात ये है कि अगर इन चीजों को सीरियसली सोच ले, करने पे आ जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। टाइम जरूर लगेगा, टाइम जरूर लगेगा। महमूद मौलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी के तनाजुर में जो हुकूमत बन रही है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी तो उसने सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर रखा। इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर काबीना में हिस्सेदारी कबूल करना गवारा न किया आपकी बात। लेकिन क्या ये हुकूमत जो है ये माजी से सीख के आगे बढ़ने की सलाहियत रखेगी या हमें मुस्तकबिल करीब में वही मंजरनामा देखने को मिलेगा? देखिए, एक चीज मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो हम ये हम जो लगाते हैं ये गलत लगाते हैं और जो है हमसे काफी मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, ये जो कहना है कि जी ये हुकूमत, देखिए जो मैं पहले भी कह रहा था, नजर आ रहा था कि देखिए शक्ल नजर आ रहा था
कि ये एक आज हुकूमत बनेगी और सब मिलके चलेंगे। देखिए मैं कई दफा पे 2 महीने 3 महीने पहले भी कि आसिफ साहब प्रेसिडेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, देखिए अगर चाहे, जो मैं कहूंगा कि पीटीआई को भी ऑपोजिशन में बैठ के बिल्कुल तनकीद करना बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद, और सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव हो। ऑपोजिशन का काम है कि जो उनको इस्लाह करे कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे, क्योंकि बगैर ऑपोजिशन हुकूमत चलती नहीं। कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। और आने वाले वक्त में देखिए एक दफा मुल्क निकल जाए, उसके बाद देखिए इलेक्शन दोबारा होंगे और ये तय कर दें कि आइंदा होने वाले इलेक्शन किस नॉर्म्स के ऊपर होंगे। देखिए ये सारी कि क्यों, उसकी वजह ये है कि पास में जब सूट करता है तो इसलिए भीख रजवाना साहब, डायलॉग की अगर बात होती है तो एक ग्रैंड डायलॉग की इस वक्त ज़रूरत है। हुकूमत साजी भी हो जाएगी, तमाम मामलात हो जाएंगे, हर किसी से इत्तेहाद भी हो जाएगा, जिस तरीके से फार्मूला तय पाया है उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे आप इस वक्त तफरीक देखें कि माशरे के अंदर तफरीक कितनी है। कोई कारकुन है वो किसी दूसरे जमात के कारकुन को बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी पार्टी है। आप इंतहा पसंदी माजी में आपने देखी होगी, लेकिन इस वक्त जो सियासी बलूगत के साथ साथ इंतहा पसंदी है, ये माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ग्रैंड डायलॉग होने की ज़रूरत है, क्या उसको आप मानते हैं? देखिए पहले तो आपने शुरू में अवैध साहब से जो सवाल किया था और उनका ये खदशा सही था कि पेचीदगियाँ पैदा होंगी, तो मेरे पास बाई चांस ये इलेक्शन लॉज की किताब पढ़ी है। ठीक है, मैं देख रहा था जब मैंने सवाल किया तो आप उठ के चले गए थे। जी मैं वो किताब ले आया, काउंटर में पड़ी थी उधर मेरे तो टेबल पे, उसमें रूल 94 बड़ा क्लियर है। अगर आप थोड़ा 2 मिनट दें मुझे तो मैं नाजरीन की इत्तला के लिए भी पढ़ दूं और कानून सीधा साधा पढ़ दूं। मैं किसी की मुखालिफ नहीं बात कर रहा, डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये रूल 94 है जी ऑफ द इलेक्शन रूल्स 2017। ये है जी, द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स। यहीं ठहर जाए, टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा 1 by the political party in the National Assembly and the Provincial Assemblies। एक ब्रेक ले, इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन आएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले रफ़ीक रजवाना साहब तज़किरा कर रहे थे इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 94 का, तो राबिता मुनक़ता हो गया था। रफ़ीक रजवाना साहब बात मुकम्मल कर लीजिएगा, रूल के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं। ये मैं दोबारा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यू एज वेल एज द ऑडियंस एज वेल एज द व्यूअर्स, 94 है जी, कमीशन टू डिक्लेयर द सीट्स वन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, The commission shall, loves shall का है, by notification in the official gazette declare the total number of reserved seats won by each political party in the National Assembly। इस पे ज्यादा emphasis जोर है, in the National Assembly seats won by each political party in the National Assembly and the provincial assemblies respectively। ठीक है जी, और उसके बाद आखिर में एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल, ये रूल 94 है, आखिर में लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल पार्टी मींस ए पॉलिटिकल पार्टी which to which a symbol has been allocated by the commission। ठीक है, तो अब इसमें ये सूरत हाल वाजे हो गई।
इसमें कोई मुझे खुशी नहीं हो रही कि अगर पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलती और उनके एमएनए उनके सपोर्टेड या उनके नाम से जो लड़े हैं, आजाद लड़े हैं, मिलनी चाहिए। मगर एक और मैं सोचता हूँ, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और एक पुराने पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, क्या ये हमारे दोस्त इस चीज को फोर्स ही नहीं कर सके? नंबर एक। नंबर दो, हालात इनके खिलाफ है, जैसे फरमा रहे हैं, हर चीजें इनके खिलाफ है, तो पेशबंदी नहीं कर सकते थे इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए। अब हालत ये है कि एमएनए फिर रहे हैं और जमात ढूंढी है और कॉन्स्टिट्यूट ढूंढी है जिसकी कोई एक सीट नहीं है नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में। अभी आप बता रहे थे उनके जो रहनुमा हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो आजाद जीते हैं, ठीक है जी। अब ये बहुत बड़ा मसला होगा, नंबर एक। नंबर दो, एक और सिचुएशन आ सकती है, मेरा ये भी गौर से सुनिएगा। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी जी, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ जी, जी, जी। दरखास्त दी थी कि मेरी पार्टी को सिंबल नहीं मिला, मैं तो तहरीक इंसाफ तो है, रजिस्टर्ड पार्टी है, और मैंने बयान हल्फी दिया हुआ है कि मैं उस पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मुझे पार्टी तहरीक इंसाफ की पार्टी से कैसे महरूम किया जा सकता है, या तहरीक इंसाफ को आप कैसे कह सकते हैं कि वजूद में नहीं है? लीगली तो तहरीक इंसाफ मुझे पीटीआई का उम्मीदवार तस्वर किया जाए। हाँ, अच्छा, अब बात ये वो खारिज हो गई दरखास्त। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये पहली दफा शायद पहले किसी चैनल पे किसी साहब ने किया या नहीं की, मुझे नहीं पता। जब वो अगर सपोज वो दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हो जाती, ठीक है, अब जब अलाउ होगी उस वक्त तक ये पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं जो आजाद कामयाब हुए पीटीआई के नाम पे, उस वक्त तक वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। उधर से अगर अदालत इजाजत दे देती है कि आप पीटीआई के ही हैं, तो ये अगर उस जमात को छोड़ेंगे तो डिफेक्शन क्लास लागू हो जाएगी, अपनी सीटों से भी जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, ये कंफ्यूजन का शिकार है, या पता नहीं क्या वजह है। इस पे जवाब तो अहमद अवैस साहब का ही ले सकता हूं, लेकिन उससे पहले महमूद मौलवी साहब की तरफ जाना चाहता हूं। महमूद मौलवी साहब, क्या वजह बनी जब इब्तदाई तौर पे बात कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग एक क्यों नहीं हो जाते, यानी पीटीआई और आईपीपी, तो आपने कहा कि वो भी हमारे दोस्त ही हैं। तो क्या वजह बनी कि एक तरफ से दोस्तों के एक सरबराह छोड़ गए तो दूसरी तरफ से आपके सरबराह छोड़ गए? दिल बर्दाश्ता हुए हैं या फिर वजह कुछ और है? खराबी सेहत को अगर वजह बनाया जाए तो वो राजा रियाज साहब ने भी खराबी सेहत को वजह बना के इलेक्शन से पीछे हटे थे, लेकिन अपने बेटे की कैंपेन तो वो भी करते रहे थे। देखिए, मैं कहूँगा, देखें, आईपीपी में और पीटीआई में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नहीं सर पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीटीआई की परवेज खटक साहब वाली की, आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी उसकी। अच्छा, देखें, परवेज खटक साहब वाली में देखें वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। परवेज खटक साहब कहने लगे कि जी के केपीके के जो है जो इश्यूज दूसरे हैं और आप लोग के दूसरे हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल अलग हो गए और उन्होंने कहा कि मैं चलाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने जो मेरे ख्याल से हार आने के बाद उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल से उन्होंने छोड़ दिया है। और जहांगीर तरीन साहब ने भी देखें उनको शिकस्त हुई, देखिए ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी मेरे साथ धांधली हुई, या उन्होंने कहा कि जी बेसिकली जो है मैं जो है इस वक्त मजीद अब जो है पार्टी को नहीं चला सकता हूँ, एज चेयरमैन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि हमारे लिए ये खुशाइन बात नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते थे कि वो एक कदावर पॉलिटिशियन थे और उनका हम पे बड़ा अच्छा असर था पार्टी के ऊपर, मगर क्योंकि वो खुद से उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन क्या ये मुमकिन, महमूद मौलवी साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि मुस्तकबिल करीब में हम उन्हें बतौर सेनेटर भी देख सकें? देखिए, ये इसके ऊपर देखें बहुत सारी चीजें मुमकिनात हैं, मुमकिनात तो बहुत सारी चीजें। एक बड़ी अच्छी बात जो मैं सिर्फ 1 मिनट करना चाहता हूं, जो अवैस साहब ने की, कि बड़ी अच्छी बात की कि हमें माजी को भूल के आज से भी अगर हम शुरू करें ना तो ये मुल्क बहुत आगे जा सकता है। बड़ी अच्छी बात की कि हम माजी को भूल जाएं कि ये चोर, वो चोर, ये डाकू, और मेरे ख्याल से आज से ही अगर इस रिजीम से हम शुरू करें और सब मिल के चले तो मेरे ख्याल से ये बड़ी खुशाइन बात होगी कि हम आगे की तरफ मुल्क को ले जाएं, बनिस्बत के हम जो है एक दूसरे के ऊपर इल्जामात डालते जाएं। बिल्कुल देखें ना, राजवाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सी चीजें कोई खुश नहीं है, कि बहुत सी चीजें हमें भी अंदाजा है, सबको अंदाजा है
कि एज पर नॉर्म्स नहीं हुआ है, मगर इन चीजों को भूल के इस वक्त हम आगे निकले ना, क्योंकि अगर हम यही चीज लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे, हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदारा हम कोशिश करें कि मुल्क को इस बहरान से निकालें, ना कि हम मुल्क को बहरान के अंदर मजीद डाल दें। मेरा तो यही एक चीज है कहने। ठीक है अहमद अवैस साहब, रफ़ीक रजवाना साहब ने जो बातें की, आप ये देखिए कि पार्टी के अंदर इस वक्त वकला बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब पार्टी चेयरमैन अभी तक की अगर बात की जाए तो उधर इलेक्शन कमीशन में तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब हैं। क्यों ये शायबा मिलता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन या फिर दीगर मामलात MWM आपके लिए सूटेबल थी कि उनका अपना उम्मीदवार उसी प्लेटफॉर्म से जीता हुआ था, या जमात इस्लामी या PTIP से इब्तदाई तौर पे बातें चल रही थी? लगता ये कि मसलहतन शायद ये पेचीदगियां खुद छोड़ी गई हैं। नहीं, ऐसी देखिए ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि ये पेचीदगियां मसलन इलेक्शन कमीशन ये ने जिस वक्त इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई इलेक्शन की, ये एक प्लान का हिस्सा था, वरना ये इलेक्शन जो है ये जनरल इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद जिस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को कालादम करार दिया गया, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो लार्जर बेंच की जजमेंट्स को नहीं देखा, इग्नोर किया, जो उनके लिए बाइंडिंग इफेक्ट थी, जिनका जो बेनजीर भुट्टो का 1988 का केस सुप्रीम कोर्ट और बेनजीर भुट्टो का ही 1989 का सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है, ज्यादा जजेस बैठे हुए हैं, ये 3 जजेस का फैसला था, उसको इग्नोर किया गया। और उसमें उन्होंने यहां तक किया हुआ है कि बेनजीर की पीपल पार्टी 1989 में रजिस्टर्ड भी नहीं थी, और सिंबल उन्होंने कहा कि सिंबल जो है ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 17(2) के तहत पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनती है और वो फंडामेंटल राइट में है, इसको स्नैच नहीं किया जा सकता, और किसी बुनियाद के ऊपर आप डिप्राइव नहीं कर सकते वोटर्स को कि वो पार्टी को आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें और वो लोग फंडामेंटल राइट से डिप्राइव हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है, ये अदालत का फैसला है, अनवाइज फैसले भी होते हैं, बाज़-औक़ात तो फैसले अच्छे भी होते हैं। इसी तरह से यहां पे भी मैं जो सूरत हाल है वहां पे ये मैटर अब भी वहां पर आएगा कि आप देखिए कि ये रजवाना साहब भी जानते हैं कि एक मैक्सिम जो है कानून में इस्तेमाल होता है कि जस्टिस कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज। सही, सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाना होता है, यानी तकनीकी बुनियादों के ऊपर आप हद से महरूम नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी जवाब पेश किया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और बेहतरी का मार रोशन होगा। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, रफ़ीक रजवाना साहब, महमूद मौलवी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।